और जरूर जब समझा जाएगा कि ये इस तरह का मामला बन गया है कि इसमें एक जांच होनी चाहिए प्रॉपर एक थर्ड पार्टी के द्वारा, तो उसका भी निर्णय आयोग करेगा। सर अब कई सवाल हैं देखिए, क्योंकि जैसे ही हम आयोग आते हैं तो जो युवा साथी हैं जो पेपर भर रहे होते हैं, वो भी लेकर सवाल आ रहे हैं कि जुलाई में होगा या नहीं होगा, वो भी जो सूची नहीं है। पर सर साथ में एक बड़ा सवाल आता है कि जिस तरीके से आंसर्स को लेकर एक बड़ा, मैं आपसे इसमें आपसे ये प्रश्न भी कर रहा था कि एनसीईआरटी में कोई आंसर दिया है, उसके अलावा उसका आंसर कहीं और निकल जाता है, जो एक्सपर्ट कमेटी होती है उसे नकार देती है। तो सर इस चीज को लेकर बच्चों में बड़ा संशय बना हुआ है कि क्या जो आंसर एनसीईआरटी में दिए होते हैं, जो आंसर्स किसी बुक में दिए होते हैं, फिर उसे गलत कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ा विरोध अब कहीं ना कहीं शुरू हो गया है कि जो आंसर उन्होंने एनसीईआरटी में पढ़े उसके विपरीत आंसर्स निकल के आते हैं, उसके विपरीत जो एक्सपर्ट है वो लिख के देते हैं। सर इसमें क्या है, और जो एक्सपर्ट कमेटी की आप बात करते हैं, जो पूरा पैनल बनता है, वो किस तरीके से काम करता है? सर ये बड़ा समझ आने वाला विषय भी है, क्योंकि बच्चे इस चीज को अलग तरीके से ले जाते हैं, फिर आयोग पर सवाल खड़े होते हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, जहां भी जिस भी परीक्षा में बहुत वैरायटी है रीडिंग मटेरियल की, पुस्तकों की, पाठ्य पुस्तकों की बहुत सारी वैरायटी है और बच्चे बहुत अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं। वहां पर वो जरूर कोई बच्चा किसी बुक से किसी आंसर को, कोई बच्चा किसी मटेरियल से किसी आंसर को, और कुछ मटेरियल में इनका व्यूज में परिवर्तन, फैक्ट्स में परिवर्तन, टाइम के साथ परिवर्तन, कई सारी बातें होती हैं जिससे वो आंसर चेंज हो जाता है। तो उसमें इसीलिए एक जो गड़बड़ी नहीं है, ये गड़बड़ी नहीं है, ये बेसिकली पेपर को और ठीक करना है। जो क्वेश्चन आए हैं सबको ठीक करने का ये एक तरीका है। तो उसका इसीलिए हमने एक व्यवस्था है, और यहाँ हमने ही नहीं, सारे आयोगों में यही व्यवस्था है कि उनको एक एक्सपर्ट के पैनल से देखा जाता है। जो भी ऑब्जेक्शन बच्चे करते हैं, हाँ ऑब्जेक्शन नहीं किया तो उसको नहीं देखा जाता, लेकिन ऑब्जेक्शन कर दिया है तो एक एक्सपर्ट के पैनल से उसे मॉडरेट कराया जाता है। और जो एक्सपर्ट एक तरह से थर्ड है, वो कमीशन के निर्णयों को भी चेंज करता है, कमीशन के द्वारा दिए गए आंसर बुक को भी चेंज करता है। और बेसिकली कमीशन का नहीं है तो वो भी किसी एक्सपर्ट ने बनाया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ढूंढना और उसका मॉडरेशन एक बहुत ही एक्सपर्ट बेस्ड सिस्टम है, और इसीलिए 3 कम से कम एक्सपर्ट उसमें रखे जाते हैं कि वो बहुमत से कम से कम, उनमें भी मत भिन्नता हो सकती है, तो कम से कम बहुमत से वो डिसीजन हो। तो कम से कम 3 एक्सपर्ट्स का उसमें पैनल होता है, और उसके बाद वो जो चेंज करते हैं उसके आधार पर ही सेकेंड आंसर की जारी होती है, और उसी के आधार पर परिणाम जारी होता है। तो ये इसमें प्रक्रिया है जो एक एस्टेब्लिश प्रक्रिया है, पैन इंडिया है, और हमारे सभी एग्जाम्स में चले। तो सर अब जिस तरीके से आने वाले जो पेपर्स हैं और इस तरीके का जो आपके पास जो तथ्य निकलकर, मतलब ये तथ्य जो उन्होंने रखे हैं, तो आपने कहा है कि इसकी जांच होगी और एफआईआर भी होगी अगर कुछ ऐसा पाया जाता है। तो जो लोग अभी डीवी में आ रहे हैं, अगर कुछ ऐसा पाया जाता है जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि पूर्व में ही आंसर्स की हो रही है, तो किस स्तर पे हो सकता है सर ये? क्योंकि ये भी अपना में बड़ा सवाल होता है कि आयोग पर सब उंगली उठाते हैं, तो क्या होता है सर, क्या कारण होता है कि इस तरीके के जो पेपर लीक होना, इसे क्या कारण मानता है आयोग? किस स्तर पे होता है, क्या कारण होते हैं कि इस तरीके के पेपर पूर्व में भी हुए हैं? जैसे क्या मानते हैं आप इसे? मेरा कहना यह है इस मामले में कि एग्जाम थोड़ा जटिल प्रक्रिया है और मल्टी स्टेक होल्डर है, बहुत सारे पक्ष इसमें लगते हैं। इसमें आयोग भी है, इसमें प्रिंटिंग भी है, इसमें ट्रेजरीज भी हैं, इसमें मजिस्ट्रेट भी हैं, इसमें पुलिस है, इसमें सेंटर्स हैं जो एग्ज़ाम करा रहे हैं, मेन तो सेंटर्स भी हैं। तो वो सब स्टेक होल्डर हैं जो एग्ज़ाम में भागीदार बनते हैं, और ये कहीं भी हो सकता है कि जो भी इन्फ्लुएंस या प्रभावित हो सकता है वो इसमें ब्रीच कर सकता है। तो ये कहना कठिन है कि ये कहाँ हुआ होगा, लेकिन जैसे अभी फॉरेस्ट गार्ड के मामले में आया था तो उसमें यही था कि वो सेंटर से वो पेपर लीक हुआ था। तो उसी तरह से हर एग्जाम में एक अलग अलग मामला आता है, तो उस सब जांच के बाद ही तय हो सकता है कि कहाँ पर ये हुआ है और किसने भेजा है, या ये एविडेंस इनका ऑथेंटिक भी है या नहीं है। उस सब के लिए जांच जरूरी है, और उसके लिए उससे पहले हमारे आयोग में भी एक प्रिलिमिनरी जांच जरूरी है कि हम जो केस पुलिस को दे रहे हैं उसमें तथ्य कुछ है कि नहीं। सर ये कुछ सवाल है, जैसे एलटी अभ्यर्थी की नियुक्ति कब तक होगी, उसका फिजिकल, कई पेपर्स के फिजिकल अभी हैं जिसमें कई ऐसी चीजें हैं, जैसे कई लोग अभी जो वो बंदी रक्षक का पूछ रहे हैं, दरोगा का जो फिजिकल है वो पूछ रहे हैं। सर ये कब होने वाला है फिजिकल, क्योंकि काफी समय से जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए सर इस पर कब? इसमें जो बंदी रक्षक और जो एसआई का फिजिकल है वो पुलिस कांस्टेबल के बाद होंगे, वो पुलिस विभाग कराएंगे। जो फॉरेस्टर का फिजिकल है वो हम लोग कराएंगे, और संभवतः जून में 20-21 तारीख को हो जाएगा, उसकी डेट हम जल्दी देने वाले हैं। और यही 3 फिजिकल अभी हैं, पटवारी का फिजिकल उसके बाद होगा।
सर वन दरोगा जो है उसका फिजिकल भी अभी हाँ, जून में हम उसको प्रस्तावित कर रहे हैं, जल्दी उसकी डेट देंगे। उसकी डेट जल्दी आने वाली है। सर अब जैसे लगातार जो ये देरी हो रही है, फॉरेस्ट गार्ड का एक एग्जाम की बात आपने जैसे बताई और जून में जो फिजिकल की आपने बात की है, तो सर इसको लेकर क्या कोई अब जैसे एक कैलेंडर बनाया जाता है सर, तो उसको लेकर भी बच्चों में ये रहता है कि जो कैलेंडर जिस तरीके से कोई पेपर आईबीपीएस का जैसे पेपर होता है तो उसमें पर्टिकुलर कैलेंडर निकलता है, उसके अनुसार पूरे पेपर कराए जाते हैं। पर यूके ट्रिपल में ये रहा है कि जो तारीख दी जाती है उसके बाद जो डिले बहुत होता है, तो उसको लेकर भी आयोग क्या काम कर रहा है कि कैलेंडर जिस तरीके से बनाया जाए तो टेंटेटिव डेट के हिसाब से एग्जाम जो है वो टाइमली हो जाए, उसको लेकर क्या कहना है आपका? हम लोग ऑलरेडी कैलेंडर जारी कर चुके हैं, सितंबर तक का हम कैलेंडर जारी कर चुके हैं। और जो आप कह रहे हैं कि कठिनाइयाँ हमेशा आती है, कभी महामारी आ गई है, कभी डिजास्टर ऐसा हो जाता है, कनेक्टिविटी हट जाती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है जिनके लिए पेपर शिफ्ट करना पड़ता है, या अभी कल बारिश के कारण एक दिन का फिजिकल शिफ्ट करना पड़ा, तो वो आता रहते बाधा। लेकिन हमने जो टेंटेटिव कैलेंडर जारी किया है, हमने पहले भी उस पर स्टिक किया है और कोविड के होते हुए भी हमने बहुत सारे परीक्षाएं कराई हैं 2020-21 में भी, 2021-22 में भी, और उनके रिजल्ट भी 4-5 महीने के औसत टाइम पर हमने दिए। तो ऐसा नहीं है कि डिले हो रहा है। अगर आप बाकी आयोगों के कंपैरिजन में देखेंगे तो हमारा एग्जाम और हमारा जो प्रक्रिया है लगभग टाइम से खत्म हो जाती है। सर अब मैं ये लेकर एक जो छवि होती है वो कहीं ना कहीं समाज में और पूरी सोसाइटी में गलत छवि के रूप में आ रही है। लोग जो हैं, जो युवा हैं, वो एक तरह से शिकायत भी करते हैं, इल्जाम भी आयोग पे लगाते हैं कि इस तरीके की धांधली का एक आरोप लगता है आयोग पे। उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? क्योंकि एक अहम पद पे आप हैं, तो साथ में जैसे ही हम लाइव कर रहे हैं तो काफी जो लोग हैं उनके मैसेज आ रहे हैं, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, जैसे एलटी को 1 ईयर होने वाला है, कब तक पूरी होगी, जांच होनी चाहिए इसको लेकर, और ऐसे इस तरीके के आ रहे हैं कि आयोग कि इसमें मिला हुआ है, और ये बड़े बड़े आरोप इस पे लगते हैं। तो सर इस पे क्या कह रहे हैं? क्योंकि यूके पीएससी भी एग्जाम कराता है, यूके ट्रिपल एससी ही ऐसा क्यों वो होता है कि उस पे ही सारे जो इल्जाम है वो मर दिए जाते हैं? क्या कहेंगे? उसका रीजन ये है कि आरोप लगाना आसान है। एक रीजन तो ये है कि आप बहुत आसानी से आरोप लगा सकते हैं, और अगर आप 1-2 नंबर से भी अटक गए हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन है, तो आप आरोप भी लगाते हैं, और ज्यादातर लोग नहीं निकल पाते। जितने पद हैं उतने लोग सेलेक्ट होंगे, मैक्सिमम लोग आरोप ही लगा सकते हैं, तो वो आरोप लगाना इसमें आसान है। पर मैं कहता हूँ कि अच्छा एग्जाम कराना बहुत ही जटिल मसला है, और उसके लिए हमने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है। अगर आप पिछले 5 सालों में जो एग्जाम प्रोसेस के लिए कराए गए इम्प्रूवमेंट देखेंगे, किसी भी दूसरे आयोग से सबसे अच्छे होंगे। हमने ऑनलाइन एग्जाम भी शुरू किए, हमने जैमर लगाने शुरू किए, हमने बायोमेट्रिक बिल्कुल मैंडेटरी किया, वो भी क्लासरूम के अंदर, और HHMD से हमने फ्रिस्किंग शुरू की, और वो भी और अच्छे हम उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो जो इम्प्रूवमेंट 5 साल में हुआ है वो काफी अच्छा है। इसके अलावा 4 से 5 मुकदमे हम खुद दर्ज कर चुके हैं अपने एग्जाम्स में, तो वो मुकदमे, वो जांचें हुई हैं, बहुत लोग जेल गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया, इससे पहले शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आसान होता है। दूसरे कमीशन में क्यों नहीं होता? क्योंकि बल्क एग्जाम, बल्क सिलेक्शन हमारे यहाँ हो रहा है, तो आपको थोड़ा दिखेगा। तो और जो डिससेटिस्फाइड है वो आरोप लगाने में जल्दीबाजी करते हैं और आरोप लगाते हैं, वो अधिकतर आरोप सच्चे नहीं होते हैं इसमें। सर अभी एक आया था, एक व्यक्ति है, वो कमेंट कर रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड में भी आयोग ने ये बात कही थी कि कोई धांधली नहीं हुई, पर उसमें जांच जब हुई तो 57 जो है जांच बैठी तो 57 के सामने आई वीडियो, मतलब उसमें कहीं ना कहीं वो निकल कर आया था। तो उसको ही लेकर वैसे ही वो कह रहे हैं कि वीपीडी और वीडियो में भी इस तरीके का हुआ है कि अगर इसमें जांच होती है तो वो सारी चीजें निकल कर आएंगी। इस पर क्या? जांच के लिए कौन मना करता है? हमने फॉरेस्ट गार्ड में भी कराई, देखिए उसमें ब्लूटूथ से नकल का मामला है, तो वो कैसे आप पता करेंगे कि ब्लूटूथ से नकल हो गई है? ये हम कमीशन में कैसे पता लगा सकते हैं 40 आदमी कि कहीं पर ब्लूटूथ से नकल हो गई? वो सब जांच के बाद ही आता है। तो कोई बात आती है तो जांच होती है, तो जांच के बाद ही पता लगेगा। इसमें भी जांच के बाद पता लगेगा कि सत्यता क्या है और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो सब जांच होने के पहले होता है। लेकिन हम लोग जांच करा रहे हैं, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जांच करा रहे हैं, और किसी भी मामले में हम शुचिता से और पारदर्शिता से पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार का भी ये निर्देश है कि भाई हर एग्जाम अच्छा होना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट का और आयोग का दोनों का एंडेवर है, और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे ये मामले हमारे और शुचिता बढ़ेगी और अच्छा एग्जाम होगा। सर कई पेपर ऐसे हैं जिसके डीवी हो चुके हैं, उनकी ज्वाइनिंग रेशम विभाग का शायद एक मामला है, वो उसको लेकर भी बच्चे सवाल कर रहे हैं कि रेशम की उसकी डीवी हो गया है और अक्टूबर में शायद वो हो गया था, उसकी ज्वाइनिंग कब होगी, कितना समय और लगना है? नहीं, उनमें अधिकतर ज्वाइनिंग हो चुकी है। वो तो लास्ट लिस्ट को 1-8 बच्चे, जो 2-4 बच्चे, कुछ बच्चे हुआ है स्टॉक की भी और रेशम की भी, वो तो सेकंड और थर्ड लिस्ट है। जब उनके रिजेक्शन होंगे, क्योंकि वो प्रोसेस है, आपको दूसरे को मौका देना पड़ता है, फिर रिजेक्शन करना पड़ता है, फिर रिजेक्शन के बाद नई लिस्ट जारी होती है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है।
सर एक संदेश मैं आपसे जरूर लूंगा, क्योंकि जिस तरीके से कई आरोप लग रहे हैं, इसमें भी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि 4 लाख रुपए में पेपर बिका है, अलग अलग तरीके के जो युवा साथी हैं, और ये भी कहीं ना कहीं आपने कहा है कि सिलेक्शन ना होना भी कारण है जिससे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसमें फिर आरोप लगते हैं, और फिर जिस तरीके से पूरा एक वो हो रहा है, तो उसको लेकर क्या आयोग की तरफ से आपने कहा है, क्योंकि कई बच्चे अभी डीवी के लिए भी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उनके भी मैसेज आ रहे हैं कि हमने पेपर निकाला है और इस तरीके के जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं उनके कारण इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये पूरे जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष एक आमने सामने अब नजर आते हैं। एक तरफ वो पक्ष है जिसमें लाखों लोग हैं, लाखों बच्चे हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, और एक तरफ वो है जो 900 के करीब जो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए। तो उन सबको मैसेज क्या देंगे, और जो जांच है उसको लेकर भी क्या कहना है? मेरा कहना क्लियर है कि आयोग जो है परीक्षा को अच्छे से अच्छे कराने की कोशिश कर रहा है। ये सब बच्चे जानते हैं जो मेहनत कर रहे हैं, और बाकी मीडिया जानता है, दूसरे लोग जानते हैं कि हमने कितने प्रयास किया है इसे ठीक करने का, और आगे भी करेंगे। जहां तक ऐसे इंसिडेंट का बात है तो वो जांच के बाद ही पता लगेगा कि एक्चुअल कितने बच्चों का मामला हुआ, या कोई मामला हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए अभी कहना जल्दी है। तो हम इसमें ये इंटरनल असेसमेंट अपना करने के बाद जरूर जांच का निर्णय लेंगे। अगर कोई मामला बनता है कि ये मामले इतने लोगों का जांच होना चाहिए, ये लोग थोड़ा लग रहा है कि संदेह है, कुछ भी बात है, तो जरूर जांच का निर्णय लेंगे। और हम प्रतिबद्ध हैं कि हम मामले में, हर ऐसे मामले में जिसमें कोई शिकायत आ रही है या रिस्पॉन्सिबल शिकायत है, जिम्मेदार बात आई है, तो हम उसकी जांच कराएंगे।